हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कुछ एमसीक्यू प्रश्न के बारे में जो आते हैं। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। क्या होता है दोस्तों? CnH2n+2 होता है। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है और एल्कीन का CnH2n। दोस्तों, सबसे पहले आपको एल्कीन का याद करना है। एल्कीन का फार्मूला CnH2n। एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? CnH2n। इसमें अगर आप +2 करें तो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केन। मतलब एल्केन का फार्मूला CnH2n+2। और इसमें अगर आप -2 करते हैं तो एल्काइन का फार्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? एल्काइन का मतलब CnH2n-2 एल्काइन का फार्मूला। फिर आपको दोस्तों एल्किल या एल्काइल का फार्मूला, अगर इसमें आप +1 करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एल्किल या एल्काइल का फार्मूला CnH2n+1। तो दोस्तों, आप फिर से एक बार समझें। मैंने आपको क्या बताया कि आपको एल्कीन का फार्मूला याद रखना है CnH2n। ये एल्कीन का फार्मूला होगा। इसमें अगर आप +2 करेंगे तो एल्केन का फार्मूला हो जाएगा। इसमें अगर आप -2 करेंगे तो एल्काइन का फार्मूला हो जाएगा। और +1 करेंगे तो एल्कील का फार्मूला हो जाएगा। अब कुछ दोस्तों हम लोग संकेत के बारे में जान लेते हैं। तो एल्डिहाइड, जैसे ये सारे संकेत पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं कि एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है। तो आपको दोस्तों कैसे भी दिया हो CHO ढूंढना है। क्या ढूंढना है दोस्तों? CHO। एल्डिहाइड का सिंबल आपको क्या ढूंढना है दोस्तों? CHO ढूंढना है। फिर क्या है दोस्तों? कीटोन। कीटोन का सिंबल क्या होता है? तो क्रॉस C++O। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रॉस C++O। क्या पढ़ेंगे इसे? क्रॉस C++O। इसी प्रकार दोस्तों कार्बोक्सिलिकम। कार्बोक्सिलिकम का क्या होता है? बॉन्ड COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? बॉन्ड COOH। क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिंबल होता है क्या आता है? बॉन्ड COOH। मतलब आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में कौन सा है, तो आपको क्या ढूंढना है? C और डबल और H ढूंढना है। अब है दोस्तों एल्कोहल का सिंबल क्या आता है? तो बॉन्ड OH होता है। यह सवाल आपसे भी पूछ सकता है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो बॉन्ड OH होता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है दोस्तों? तो बॉन्ड OH होता है। यह अल्कोहल का संकेत तो OH होता है। और दोस्तों कुछ फार्मूला पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? C6H12O6 होता है। इसी बार दोस्तों शर्करा या चीनी या सुक्रोज, शर्करा या चीनी बोलिए आप, का सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। क्या होता है दोस्तों? C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11 होता है। अब दोस्तों अब एक सवाल आता है कि इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो 7 पाया जाता है। दोस्तों कैसे? अब ये देख लीजिए। तो ये हमारा हो गया इथेन का संरचना सूत्र। इन सभी में H लगा रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप बॉन्ड गिनेंगे तो देखिए यहाँ 3 आपको बॉन्ड दिखने के लिए मिलेगा। 1 2 3 और 3 6 और 1 7। तो कितने इथेन में कितने सहसंयोजक बॉन्ड पाए जाते हैं? तो 7 पाए जाते हैं। इसी प्रकार मेथेन में कितने होंगे? तो 4 पाए जाते हैं। प्रोपेन में पूछेगा तो प्रोपेन में आप ऐसे बना लेंगे। सबसे पहले आप प्रोपेन के लिए आप 3 संरचना से खींच लेंगे, 1 2 3 और बॉन्ड लगा लीजिए। फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में 3 गो, बाकी में 2 गो। अब ये 3 3 6 और 6 और 3 9 9
तीन तीन छः और छः और दो आठ और आठ दो 10 होते हैं। मतलब इथेन में कितने बॉन्ड होते हैं, प्रोपेन में कितने बॉन्ड होते हैं सहसंयोजक, तो 10 होते हैं। अब दोस्तों हम आगे की बात करते हैं। तो आपको याद हो गया कि इथेन में कितने बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। मेथिनोइक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है दोस्तों। क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। मेथिनोइक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होता है, फार्मिक अम्ल। और इसका फार्मूला क्या होता है, HCOOH। और एक और दोस्तों, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में, वो भी लाल चींटी के डंक में। ठीक है, इसका बिच्छू के डंक में भी आपके फार्मिक एसिड पाए जाते हैं। नेटल के डंक में भी फार्मिक एसिड पाया जाता है। अब है दोस्तों सिरका। सिरका जो है वो किस में पाया जाता है, तो सिरका को हम लोग एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। सिरका किस अम्ल का रूप है, तो एसिटिक अम्ल का रूप है। और एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम एथेनोइक अम्ल है। क्या नाम है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल है। और इसके अगर आप फार्मूला की बात करेंगे तो C2H5CH3 बॉन्ड COOH होता है। क्या होता है दोस्तों इसका फार्मूला, एथेनोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है CH3 बॉन्ड COOH होता है। एथेनोइक अम्ल की फार्मूला क्या आती है, CH3 बॉन्ड COOH होता है। और एक और दोस्तों, आपसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंबल भी आप यहीं बॉन्ड क्या होता है, COOH होता है। अब है दोस्तों कि कैल्शियम कार्बाइड, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो एथाइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एथाइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथाइन। ठीक है दोस्तों, एथाइन प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराते हैं तो एथाइन प्राप्त होता है। याद करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया जाता है तो एथाइन प्राप्त होता है। अब दोस्तों सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो मीथेन होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है दोस्तों, मीथेन होता है। अब तो CNG का मुख्य घटक भी क्या होता है, तो मीथेन ही होता है। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसी को हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कौन सा है, तो एल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दिया रहेगा C2H4। ये ज़्यादातर 10 क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं कि निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो C2H4 है। मतलब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एथीन। क्या नाम है दोस्तों, एथीन, जो कि एल्कीन का रूप है। अब दोस्तों कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है और इसकी परमाणु संख्या 6 होती है और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होता है। और कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की आयु पता लगाने में किया जाता है। अब है दोस्तों CHCl3 का आईपीसी नाम क्या है, दोस्तों इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। अगर मैं लिखूं ऐसे CH3 और Br तो इसको पढ़ेंगे ब्रोमोमेथेन। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उस नाम को पहले के पुकारा जाएगा और उसके बाद इसका मेथेन बोलेंगे। कार्बनिक होगा तो उसे मेथेन सिंगल बॉन्ड हो तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, ब्रोमोमेथेन। इसी पर दोस्तों अगर CH3 अगर I रहेगा तो आइडोमेथेन। अब है दोस्तों पूछा जाता है पेपर में, बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक का फार्मूला क्या होता है, तो C6H6 होता है। और इसका संरचना सूत्र बनाएं, ऐसा सवाल आता है तो ऐसे आपको बनाना है। आप ऐसे खींच सकते हैं और इसमें आप बीच में गुला दे दीजिए। ये आपका बेंजीन का पिक्चर है, या आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्या आप सब सी, फिर ऐसे खींचिए, फिर इसको नीचे लाएंगे। 6 C होने चाहिए और ये डबल वन एक छोड़ेंगे, फिर इसमें एक डबल वन, फिर एक छोड़ेंगे, फिर इसमें डबल वन और इसमें हम लोग एच को लगा देंगे। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ये हमारा क्या होगा, आपका मेथेन। यहाँ पर बनाए हुए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बेंजीन के संरचना सूत्र क्या होती है। तीनों में से आप कोई भी एग्जाम में बना सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब एक सवाल आता है कि कार्बन के कितने अवरूप होते हैं। तो कार्बन के 3 अवरूप होते हैं। कितने अवरूप होते हैं दोस्तों? 3। कौन कौन? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है। हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है। और दोस्तों याद रखिएगा आप, हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब दोस्तों C2H6O के कितने समवायी होते हैं। मतलब C2H6O के कितने समवायी होते हैं। तो दोस्तों 2 समवायी होते हैं। कौन कौन? तो आपके होते हैं एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर। इसका नाम क्या होगा? एथिल एल्कोहल और इसका नाम क्या होगा? डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। तो डबल बॉन्ड, डी मतलब डबल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब द्विका बंध पाया जाता है। फिर है दोस्तों कि ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। N2 मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कैसे बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। Tb मतलब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा प्रोपाइन एल्काइन के हर एक समूह में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। फिर आपका दोस्तों हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड पाया जाता है। तो सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। और मीथेन में भी सिंगल बॉन्ड। एल्केन का हर एक प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। दोस्तों अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अमोनिया का फार्मूला पता होना चाहिए। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो देखिए अमोनिया कितना अनुपात है? 1 और हाइड्रोजन कितना अनुपात है? 3, मतलब 1:3 होता है। तो दोस्तों C2H4 अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये आपका डबल बॉन्ड जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से अधिक क्रियाशील होते हैं। तो आपका जो C2H4 है ये एल्कीन का प्रोडक्ट है, तो इसमें डबल बॉन्ड बनता है। तो डबल बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड से अधिक क्रियाशील होता है। तो दोस्तों एक सवाल आता है कि यूरिया का निर्माण सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किए थे। तो ओहलर किए थे। कौन किए थे जी? ओहलर। और ये सबसे पहला कार्बनिक यौगिक था। तो पेपर में आप ये आएंगे कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। तो यूरिया है। क्या है दोस्तों? यूरिया। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है जी? यूरिया। और इसे किससे कैसे चीज किस मटेरियल से बनाया गया था। तो अमोनियम क्लोराइड से बनाया, अमोनियम सल्फेट से बनाया गया था। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो बर्जीलियस दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों? बर्जीलियस। जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिए थे दोस्तों? जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिए थे दोस्तों? बर्जीलियस दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों? बर्जीलियस दिए थे। अब दोस्तों हाइड्रोकार्बन का पहचान कैसे करेंगे। तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा एग्जाम्पल में ज़्यादातर C6H12O6। देखिए इसमें आपको दोनों ही है, मतलब जैसे ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। तो ये आपका क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। फिर CH4 भी आपका क्या जी दोस्तों? हाइड्रोकार्बन है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है। अब दोस्तों मेथेनोइक अम्ल को हम क्या बोलते हैं। तो फार्मिक अम्ल कहा जाता है। फार्मिक अम्ल का ही IPC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसका फार्मूला HCOOH पाया होता है। और यही दोस्तों कहाँ पे? तो चींटी में पाया जाता है। अब दोस्तों एक सवाल आता है ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या है। तो टमाटर में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? टमाटर में। इसी प्रकार टांट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और सेवों में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पॉइंट। अब कुछ हम लोग 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दोस्तों हाइड्रोजनीकरण। क्या दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। एक लाइन में डिफिनेशन है दोस्तों। देखिए हाइड्रोजनीकरण है, यहाँ से हाइड्रोकार्बन तो है हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या सुना दोस्तों आपने? हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को, मेथेन बनाने की प्रक्रिया को, ये सब को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं।
या वनस्पति तेल या घी बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और तो हाइड्रोजन, अब सवाल ये उठता है कि हाइड्रोकार्बन क्या आता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या सुना दोस्तों आप, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जनरली कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइन, एल्किन और एल्काइन होते हैं। और अन्य जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें भी डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए बोर्ड एग्जाम में है। टोटल ये बोर्ड एग्जाम बेस से मैंने क्वेश्चन लिया इस चैप्टर का। तो है दोस्तों, एस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। सवाल है एस्टरीकरण किसे कहा जाएगा, तो एस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। नाम पे आंसर याद रखो दोस्तों, यहाँ एस्टरीकरण है, एस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। वहाँ हाइड्रोजनीकरण था, हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब जैसे एक दोस्तों है रिएक्शन कि एथेनोइक अम्ल का रिएक्शन एथेनॉल से कराते हैं उत्प्रेरक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको एस्टर प्राप्त होता है। और इस प्रकार का जो प्राप्त एस्टर होता है उसका गंध जो होता है कैसा होता है, मृदु होता है। कैसा दोस्तों, मृदु मतलब मीठा होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इत्र बनाने में किया जाता है और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक में करते हैं। इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों में किया जाता है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अब है दोस्तों, ये भी पेपर में सवाल पूछे हुए, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड CH2 बॉन्ड का अंतर पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड CH2 का अंतर पाया जाता है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसका नाम ब्यूटेन होगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पर CH2 और CH2 का अंतर पाया गया, डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट में CH3, लास्ट पॉइंट में CH3 और मिडिल पॉइंट में CH2 का डिफरेंस होता है। और ये जो आपका इसी को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो दोस्तों एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला में मेथेन बनाने की विधि और उस मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रयोगशाला में मेथेन को कैसे बनाते हैं। दोस्तों कुछ नहीं, देखिए आप क्या है क्या प्रयोगशाला में मेथेन गैस को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए सोडियम एसीटेट को, किसको दोस्तों, सोडियम एसीटेट को, देखिए CH3 बॉन्ड COO को, इसका नाम देखिए, इस CH3 बॉन्ड COO को एसीटेट कहते हैं। और यहाँ पे Na है तो सोडियम एसीटेट, अगर यहाँ Mg होगा तो मैग्नीशियम एसीटेट होगा, अगर जिंक होता तो जिंक एसीटेट। तो है दोस्तों, और NaOH का नाम है सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो है क्या दोस्तों कि प्रयोगशाला में मेथेन गैस को सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करके बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को उसके साथ अगर हम हीट करते हैं तो हमें पास क्या, मीथेन गैस मिलता है। और इसके अलावा उप उत्पाद के रूप में सोडियम कार्बोनेट भी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट भी। अब जैसे देखिए इस चित्र में आपको दिखाया गया है, आपको पेपर में अगर आएगा तो चित्र भी बनाने पड़ेंगे। पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि सोडियम एसीटेट मतलब मेथेन कैसे बनता है, बस कुछ नहीं भाई साहब, थोड़ा सा बात है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म कीजिए, मेथेन आपको बन गया। याद हो गया दोस्तों, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मेथेन प्राप्त होता है। बस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मेथेन प्राप्त होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं और चित्र के बाद समझते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम एसीटेट लिया गया और सोडा लाइम लिया गया और इसे एक प्रणाली में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से इसकी एक बर्नर होता है, फिर यहाँ से आपका एक निष्कासन होता है गैसों का, और ये गैस से किसी मतलब टैंक में स्टोर होकर फिर मीथेन गैस का रिसाव हो जाता है। मतलब सिंपली सा बात है दोस्तों कि सोडियम एसिड सोडा लाइम को प्रणाली में हमने डाला, उसके बाद इसको हीट किया और हीट करने के बाद हमें क्या मिल गया, मीथेन गैस मिल गया। इसके बाद आप दोस्तों इमेज को भी बना लेंगे। अब है दोस्तों क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन, क्लोरीन के साथ हमने क्वेश्चन में देखा था, उसके क्लोरीन के साथ इसका मेथेन की अभिक्रिया क्या रहती है। देखिए दोस्तों, जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराया जाता है सूर्य के विस्तारित प्रकाश में रख देने पर या सूर्य की उपस्थिति में, क्या सुना दोस्तों आप, मेथेन की अभिक्रिया अगर क्लोरीन से कराई जाती है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो आपका हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु होता है वो हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से विस्थापित करता है।
मतलब आप ऐसे भी इस बात को लिख सकते हैं कि देखिए दोस्तों कि आपका मीथेन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के विस्तृत प्रकाश में रख देने पर मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित होता है। आप दोस्तों इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, अगर आसान शब्दों में लिखना चाहें तो कि मीथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से विस्थापित करता है। उसके बाद दोस्तों आप इक्वेशन लिख देंगे। देखिए हमारा मीथेन हो गया CH4 और ये क्लोरीन अणु हो गया, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति हो गया, या UV रे हो जाएगी। अब इसमें से बारी बारी से यहाँ पे 3 है तो एक कम करेंगे और यहाँ पे एक Cl जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा और यहाँ पे एक Cl आकर जुड़ जाएगा, CH3Cl, और प्लस में हो दोस्तों हमेशा HCl लिखा जाएगा। अब फिर इसका हम लोग नाम बाद में जाए, और ये जो CH3Cl है इसका नाम क्या था, क्लोरोमेथेन। आप इसको फॉर्मूला याद रखेंगे, CH3Cl का नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। फिर से जब हम लोग CH3 को हम लोग क्या करते हैं, Cl को साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर मतलब 2 परमाणु विस्थापित होता है, CH2Cl2। और इस तरह के कंपाउंड का नाम क्या होता है, मेथिलीन डाइक्लोराइड। इसको क्या होता है दोस्तों, मेथिलीन डाइक्लोराइड। फिर इसी प्रकार आपका दोस्तों यहाँ पर एक CH3 यहाँ पे है, इसका रिएक्शन मैंने Cl2 से कराया दोस्तों, यहाँ पे Cl होगा तो वन मिस्टेक हो गया है, Cl लगा लेंगे हम लोग क्योंकि ये प्रोडक्ट को यहाँ पर उठा के लगाते हैं। तो Ca आपका है क्या, क्लोरोमेथेन का रिएक्शन क्लोरीन से जब कराते हैं तो मेथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इस मेथिलीन डाइक्लोराइड को यहाँ पे लाएंगे, फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा CHCl3, जिसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म। अगर मैं ऐसे लिखूँ CHI3 तो इसका नाम होगा आइडोफॉर्म। अब है दोस्तों CH3 मतलब आइडोफॉर्म का रिएक्शन जब क्लोरीन से कराते हैं तो CCl4 प्राप्त होता है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है, या टेट्राक्लोरोमेथेन आप भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये दोस्तों आप रिएक्शन को आप लिख कर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब है दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पेपर में ना ऐसे ऑक्सीकरण नहीं पूछता ये क्या कि इथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने की अभिक्रिया को या बनाने को ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं। तो इथेनॉल से एथेनोइक अम्ल जो बनाने की प्रक्रिया है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसा आप आंसर दो। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं क्योंकि इसमें एथेनॉल ऑक्सीकृत होता है। दोस्तों क्या था, एथेनॉल क्या था जी, ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल बनाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ये आपका एथेनॉल का फार्मूला हो गया, हाइड्रोजन द्वारा ऑक्सीकृत किया गया तो आपको एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो दोस्तों मीथेन का जो संरचना सूत्र पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत सारे संरचना सूत्र कि इसका संरचना सूत्र बनाइए। तो पहला है दोस्तों मीथेन का आप कैसे बनाएंगे। तो मीथेन का फार्मूला सबसे पहले CH4 होता है, और इसके बाद आप कुछ नहीं, एक आप कार्बन खींचो क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। अब इसके चारों तरफ एक बॉन्ड लगा दो और ये बन गया हमारा मीथेन का संरचना सूत्र। फिर एथेन का भी पेपर में पूछे हुए हैं, तो बहुत आप आसानी से बना सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2 कार्बन ऐसे खींच लीजिए, 2 कार्बन, फर्स्ट में 3 को और लास्ट में 3 को, और इन सभी में H को आप लगा दीजिए। ये हमारा एथेन का बन गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे प्रोपेन का पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, या ब्यूटेन किसी का एल्केन ग्रुप में किसी का भी पूछे तो जितने कार्बन उस फार्मूला में होंगे, जैसे मान लीजिए पेंटेन का मैं आपको बताता हूँ, तो पेंटेन में का फार्मूला क्या होता है, C5 और H12, बस कुछ नहीं, 5 गुना 10 2 12, मतलब 2 से गुना कर 2 जरना है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसका आप संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 5 कार्बन लिखने हैं। 5 कार्बन हो गया, फर्स्ट पॉइंट में 3 गो, लास्ट पॉइंट में 3 गो, और बाकी में 2 को आप ऊपर नीचे लगाते जाएंगे, और इन सभी में आपको H लगा देना है। इन सभी में दोस्तों क्या करना, आपको H को लगा देना है। हमारा पेंटेन का संरचना सूत्र बनकर रेडी हो गया। इसी प्रकार अगर आपको मान लीजिए कि ब्यूटेन का बनाना है तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या था दोस्तों, C4H10। कैसे ये लिखा जाता है ब्यूटेन का,
4 दूना का 8, 8 2 10। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों ग्रीक शब्द आपको याद होने चाहिए। तो इसके लिए आपको सी कितने लिखेंगे 4, फर्स्ट में दोस्तों 3 गो, लास्ट में 3 गो और बाकी में 2 गो। ये हमारा आपका ब्यूटेन का संरचना सूत्र बनकर रेडी हो गया। अब दोस्तों सवाल आता है ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोप्रोपेन का संरचना सूत्र बताइए। तो सबसे पहले ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रोमोप्रोपेन का C3 3 दूना 6 और एक H कितना होगा 7 Br। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3, दोस्तों ये आपका गलत है, हम सबसे पहले 3 कार्बन बनाएंगे, ठीक है, और फर्स्ट में 3 गो, बाकी में 2 गो। और यहाँ पर आपका Br है तो ब्रोमोप्रोपेन का है तो Br लगाएंगे, क्लोरोप्रोपेन का है तो Ca लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इन सभी में H को लगा दिया जाएगा, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों आपका रहेगा ब्रोमो एथिन का बताइए। तो ब्रोमो एथिन का फॉर्मूला प्लस C2H5Br। ब्रोमो एथिन का रहा है, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम एथिन, सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले आपको 2 कार्बन ऐसे बनाने हैं और यहाँ Br है दोस्तों, तो Br को आप लगा लीजिए। इसमें आपका 2 गो, फर्स्ट में 3 गो। कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए दोस्तों किसी भी कीमत पे, 1 2 3 4। और इन सभी में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लगा लेंगे। अब दोस्तों प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले C3H, प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या होता है C3H7 बॉन्ड OH। इसका संरचना आप कैसे बनाएंगे, प्रोपेनॉल है तो कार्बन की संख्या आपके पास 3 होने चाहिए। और देखिए एल्कोहल का जो सिंबल होता है प्रोपेनॉल के लिए OH लगा लीजिए, फर्स्ट में दोस्तों 3 गो और बाकी में 2 लगा लीजिए। और इन सभी में आप H को डाल दीजिए, आपका संरचना सूत्र बनकर रेडी हो गया। इस बार दोस्तों प्रोपेनॉन का क्या होता है, प्रोपेनॉन के लिए आप कैसे बनाएंगे। तो प्रोपेनॉन का जो संरचना सूत्र कैसे बनाया, प्रोपेन में फार्मूला C3 कार्बन हो गया, और आप कहीं भी बीच में या कहीं भी आप डबल वन बना दो दोस्तों। चलिए मैंने यहाँ पे डबल वन बना दिया और एक यहाँ पे बॉन्ड खींच दिया, 4 बॉन्ड होंगे कार्बन के, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, H को लगा लेंगे, बस ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन। और यहाँ पे H अगर लगा देते प्रोपेनॉल हो जाएगा। ओके दोस्तों प्रोपेनोइकम, तो प्रोपेनोइकम सबसे पहले 3 कार्बन तो आप खींचोगे कि प्रोपेन का है। अब ओइक अम्ल में सिंबल आता है डबल बॉन्ड O, ये आपका संरचना सूत्र होता है बॉन्ड O बॉन्ड H। इसके बाद आपको फर्स्ट में 3 गो और ये आपके में 2 गो, और इसमें आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, ये हमारा हो गया प्रोपेनोइकम। ये सारे दोस्तों पेपर में पूछे हुए हैं एग्जाम्पल कि किसका, इसको बार बार बना कर प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों ब्यूटेन उनका कैसे बनाया जाएगा, तो ब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब 4 होता है, सबसे पहले 4 कार्बन आप बनाओ, 4 कार्बन बन गए। अब ओन का है ना, तो ओन के लिए डबल बॉन्ड O मतलब CO होना चाहिए, और ये 3 बॉन्ड होता है, 1 बॉन्ड इधर लगा दिया, 4 हो गया। फर्स्ट में दोस्तों 3, बाकी में 2 लगा लो, और सब में H को आप लगा देंगे। वह दोस्तों एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र कैसे बनता है, कुछ नहीं दोस्तों, एथेन में, एथेन मतलब 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन ऐसा बनाएंगे, और दोस्तों फर्स्ट में 3 गो, और एथेनोइक अम्ल के लिए सिंबल डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। आप याद रखेंगे कि एथेनोइक अम्ल में C डबल बॉन्ड OH होता है। जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है दोस्तों। फिर दोस्तों साइक्लोहेक्सेन का कैसे बनाते हैं, दोस्तों साइक्लोहेक्सेन जो आपका होता है कुछ नहीं दोस्तों, ये एक कार्बन, ये जो एक जो है रेखा 2 बिंदु से मिलकर बना है, 2 कार्बन से बनकर बना है, तो ऐसे आप कुछ नहीं, साइक्लो जो है इसको बोलते हैं दोस्तों। इसमें 6 बिंदु पॉइंट दिख रहा है, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो इसी चीज़ को हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। और साइक्लोपेंटेन कहेगा तो 1 2 3, और ये हो गया साइक्लोपेंटेन, आप गिनेंगे तो 4 पॉइंटों से 5 पॉइंटों से मिलकर ये बना हुआ है। इसी पर दोस्तों हेक्सेन का पूछता है, तो हेक्सेन का तो एल्केन ग्रुप का है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
6 कार्बन लिखना है, फर्स्ट में 3 को, लास्ट में 3 को, बाकी में 2 को। दोस्तों प्रोपेनॉल का कैसे बनाइएगा, तो प्रोपेनॉल जो है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन होने चाहिए सबसे पहले, 3 कार्बन ऐसे बना लीजिए। अब बॉन्ड ओ, अब बॉन्ड इसमें एच, अगर एच यहाँ लगा दिए तो एल्डिहाइड, अगर एच यहाँ पे आप नहीं लगाएं तो कीटोन। बाकी में 2, लास्ट में फर्स्ट में 3 और बाकी में 2, यहाँ पे एच को हम लोग लगा देते हैं। ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल का। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि मेथेनॉल के बारे में बताइए, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मेथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है CH3 बॉन्ड OH होता है। क्या दोस्तों, CH3 बॉन्ड OH है, जिसे कास्ट स्प्लिट कहते हैं। मतलब मेथेनॉल को कास्ट स्प्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कास्ट स्प्लिट कहते हैं। अब सवाल यह है कि इसे किस विधि से प्राप्त करते हैं, तो मेथेनॉल को लकड़ी के भंजक आसवन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। लकड़ी के भांजक भांजक आसन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन वर्तमान में दोस्तों अधिकांश मेथेनॉल का उत्पादन जो है वो उच्च ताप और दाब पर जिंकाइट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड उत्प्रेरक उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन के द्वारा हम लोग मेथेनॉल को क्या करते हैं, प्राप्त किया जाता है, मेथेनॉल को प्राप्ति की जाती है। इस वही बात लिखा है दोस्तों यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि उच्च ताप पर मतलब 573 से 673 उच्च ताप हो गया, और उच्च दाब मतलब 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, उच्च ताप 573 से 673 ताप और 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्रोमियम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेथेनॉल प्राप्त होता है। आप आसानी से इस इक्वेशन पर भी भाषा याद कर सकते हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों आपको सिंपली कि दोस्तों क्या कहता है कि 273 से 673 केल्विन ताप पर और 200 से 300 573 से 673 केल्विन ताप पर 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से जिंकाइट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है तो मेथेनॉल प्राप्त होता है। और इस मेथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्लिट। और पहले कैसे प्राप्त किया जाता था, भंजक आसवन विधि से। किस विधि दोस्तों, लकड़ी के भंजक आसवन विधि से। अब दोस्तों ये जो मेथेनॉल होता है ये कैसा द्रव होता है, तो रंगहीन द्रव होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं पाता है। और इसका क्वथनांक कितना होता है, तो 237 केल्विन होता है। मेथेनॉल का क्वथनांक कितना है दोस्तों, 237 केल्विन। और ये कैसा होता है, तो अत्यंत विषैला प्रकृति को होती है। मतलब मेथेनॉल कैसा होता है, तो रंगीन होता है, क्वथनांक कितना 273, और ये कैसा होता है, अत्यंत विषैला होता है। और इसका कम मात्रा में सेवन करेंगे तो आदमी अंधापन हो सकता है, कम मात्रा में सेवन करें तो अंधापन, और ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। ज़्यादा मात्रा में करें दोस्तों मृत्यु। और मेथेनॉल के उपयोग से पेट के वर्निश के लिए विलायक रूप में और फार्मल एल्डिहाइड बनाने के लिए किया जाता है। मेथेनॉल का उपयोग इसमें करते हैं कि पेट और वर्निश के लिए विलायक रूप में करते हैं, और मुख्य रूप से फार्मल एल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। ये मेथेनॉल का उपयोग हो गया। तो मेथेनॉल का उपयोग पेट और वार्निश के लिए विलायक रूप में और आपका फार्मल एल्डिहाइड बनाने में। अब है दोस्तों एथेनॉल। सबसे पहले एथेनॉल का फार्मूला जो होता है C2H5 होता है। इसको एथेनॉल या शराब भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त करते हैं। किस विधि से प्राप्त करते हैं, किण्वन द्वारा। और किण्वन प्रक्रिया में क्या होती है, तो ये जो किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, तो शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने की जो विधि है सबसे पुरानी विधि है दोस्तों। क्या होता है जी, पुरानी विधि है। किण्वन विधि के द्वारा हम शर्करा से जो एल्कोहल प्राप्त करते हैं वो किस विधि है, पुरानी विधि है। अब जैसा है क्या, मैनेसोज या सीरे मतलब जैसे गन्ने या अंगूर जैसे फलों के शर्करा को इन्वर्टस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त करते हैं, जिनका आणविक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला ये होता है और फ्रक्टोज का भी यही होता है। प्रस्तुत कर लिया जाता है, फिर ग्लूकोज को फ्रक्टोज के इष्ट में पाने वाले एंजाइम द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग इक्वेशन पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका नाम हो गया माल्टोज, और इसका रिएक्शन जल के
माल्टोज की अपक्रिया, इस पर आप याद करेंगे, उसको आप छोड़ेंगे। सबसे पहले एक बात वो याद रखना कि मतलब जो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है, एथेनॉल जो बनाया जाता है वो किण्वन प्रक्रिया से बनाते हैं, बस ये डाटा याद रखो। एथेनॉल को किण्वन प्रक्रिया से बनाई जाती है। एथेनॉल किस प्रक्रिया से बनाते हैं? किण्वन प्रक्रिया से। आप इसे नोट करेंगे, एथेनॉल को किण्वन प्रक्रिया से बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में है क्या, माल्टोज को या आपका सुक्रोज को जल के साथ इन्वर्टस उत्प्रेरक उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, और पुनः इस ग्लूकोज को जाइमेज उत्प्रेरक उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो एथेनॉल प्राप्त होता है और CO2 गैस मुक्त होती है। अब दोस्तों हमारा पॉइंट है विकृतीकरण। विकृतीकरण ये भी पेपर में क्लास 10 में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, एल्कोहल या सामान्य एल्कोहल को अगर कॉपर सल्फेट और पिरीडीन मतलब दुर्गंध युक्त तरल मिला देने से वो आपका जो पीने अयोग्य बना दिया जाता है। मतलब जब एल्कोहल में हम लोग कॉपर सल्फेट, एल्कोहल में हम लोग क्या मिला देते हैं? तो दोस्तों जब हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल में क्या मिला देते हैं? कॉपर सल्फेट और दुर्गंध युक्त तरल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? दुर्गंध युक्त तरल मिला देते हैं या पिरीडीन मिला देते हैं, तो पीने अयोग्य हो जाता है, मतलब पीने लायक नहीं होता है। तो उसी एल्कोहल को विकृतीकरण कहते हैं। एल्कोहल का विकृतीकरण कहा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये आपके अगर ये पूरा पॉइंट अगर याद कर लेते हैं तो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, आपकी एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हम लोग को मतलब मनोबल बढ़े और फिर से आगे की वीडियो आपको लिए पूरा फ्री वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो जय हिंद, जय भारत।